डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल एलाइड पढ़ा था, जिसमें बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्किल एलाइड पढ़ चुके हैं अपन। आज अपन का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, वह बेंजाइलिक एज वेल एज एलाइलिक एलाइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। और बेंजाइलिक एज वेल एज एलाइलिक पोजीशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। और हेलोजन कार्बन बंध की प्रवृत्ति क्या होती है, कार्बन हेलोजन बंध की नेचर क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एलाइड और नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल एलाइड के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेंजाइलिक एज वेल एज एलाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक एज वेल एज एलाइलिक पोजीशन क्या होगी इसके बारे में बताता हूं। देखो, किसी कार्बनिक यौगिक में ओबेनिस्ट ऐसा कार्बन जिसको एक तरफ सम्मिलित करने पर, किसी कार्बनिक यौगिक में ओबेनिस्ट ऐसा कार्बन जिसको एक ओर सम्मिलित करने पर बेंजाइलिक स्थिति एवं दूसरी ओर सम्मिलित करने पर एलाइलिक स्थिति बनती है। और इस sp3, देखो ये वाला, और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जब हाइड्रोजन का निष्कासन किया जाता है तो प्राप्त स्थिति बेंजाइलिक के साथ साथ एलाइलिक स्थिति कहलाती है। देखो इधर ये वाली पोजीशन होगी बेंजाइलिक एज वेल एज एलाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक के साथ साथ एलाइलिक पोजीशन। मैं वापस से रिपीट करता हूं कि किसी कार्बनिक यौगिक में ओबेनिस्ट ऐसा कार्बन जिसको एक ओर सम्मिलित करने पर, इधर से सम्मिलित कर रहा हूं मैं, इधर से इसको छुपाता हूं तो बेंजाइलिक स्थिति बन रही है। और इधर को इससे छुपाता हूं तो देखो इधर ये वाली कौन सी बन रही है, D1 से बंधित अगला कार्बन, ये कौन सी बन रही है, एलाइलिक स्थिति बन रही है। तो ये वाली जो इससे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, ये ओबेनिस्ट कॉमन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इससे मैं हाइड्रो परमाणु निष्कासित करूंगा तो मेरे को बेंजाइलिक एज वेल एज एलाइलिक पोजीशन प्राप्त होती है। तो ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, बेंजाइलिक एज वेल एज एलाइलिक पोजीशन। यदि इस पर हेलोजन स्थित होती है तो बेंजाइलिक के साथ साथ एलाइलिक पोजीशन वाला एल्किल एलाइड होगा। यदि यहाँ पर कोई हेलोजन स्थित होती है तो बेंजाइलिक के साथ साथ एलाइलिक पोजीशन वाला एल्किल एलाइड होगा। यहाँ पर भी ये हेलोजन जिस कार्बन से बंधता है उस कार्बन का संकलन इस टाइम पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके लिए, बेंजाइलिक पोजीशन भी बताई थी, एलाइलिक भी बताई थी, और बेंजाइलिक के साथ साथ एलाइलिक भी बता रहा हूँ। जब अपन NBS एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड लेंगे, फॉर एग्जांपल इस क्रिया कारक की क्रिया मैं NBS के साथ करवाऊंगा तो यहाँ पर ब्रोमीनीकरण होगा, और ब्रोमीनीकरण या तो बेंजाइलिक पर होता है या बेंजाइलिक के साथ साथ एलाइलिक पर होता है या एलाइलिक स्थिति पर होता है या कीटोन की अल्फा स्थिति पर होता है। NBS काम में लेंगे तो आपको इन स्थितियों का पता होना चाहिए, क्योंकि नीट में, एडवांस में, एम्स में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। इधर देखना, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको उसके अंदर फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर बेंजाइलिक स्थिति है या एलाइलिक स्थिति है, या इसके अंदर बेंजाइलिक के साथ साथ एलाइलिक स्थिति है। तो पहला एग्जांपल ये लिख दिया मैंने, ठीक। दूसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल,
और ये फोर्थ एग्जाम्पलों को देख लीजिए आप। ये 4 एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिए मैंने इसके अंदर। आपको इसके अंदर ये बताना है कौन सी स्थिति नंबर 1 बेंजालिक है, दूसरी कौन सी स्थिति एलाइलिक है, तीसरी कौन सी स्थिति बेंजालिक एज वेल एज एलाइलिक है। पहली स्थिति हो गई बेंजालिक देखनी है आपको, दूसरी एलाइलिक देखनी है और तीसरी आपको बेंजालिक एज वेल एज एलाइलिक पोजीशन देखनी है। तो आपको 4 एग्जांपल दिए हुए हैं। जो पहला एग्जांपल लेता हूं, जो पहले एग्जांपल के अंदर जो ये बेंजीन वलय रही, इस बेंजीन वलय के पास में बंधित पहला कार्बन ये रहा, पास में बंधित पहला कार्बन ये रहा। इन दोनों कार्बनों का संकरण देखो sp3 है, ठीक। इस कार्बन का भी संकरण क्या है, sp3 है। तो ये बहुत सारा बेंजालिक पोजीशन, एलाइलिक नहीं बन रही। ये दोनों की दोनों क्या है, बेंजालिक है। तो ये ए और बी ये दोनों बेंजालिक पोजीशन होंगी। अगला एग्जांपल देखो दूसरे वाला, इसके अंदर देखो द्विबंध है, बेंजीन तो है ही नहीं है, द्विबंध है। द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा, द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा और द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा। इस अगले कार्बन का द्विबंध से बंधित अगला कार्बन एक ये रहा, द्विबंध से बंधित अगला कार्बन एक ये रहा। इसका संकरण sp3 है। ये द्विबंध से बंधित अगला कार्बन है, इसका कार्बन संकरण भी sp3 है। तो एलाइलिक की परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि द्विबंध से बंधित अगला कार्बन जिसका कि संकरण sp3 होता है, उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन का निष्कासन किया जाता है तो प्राप्त स्थिति एलाइलिक होगी। तो यहाँ पर एलाइलिक कितनी है, यहाँ पर एलाइलिक 1, ये 2 और ये 3, ये भी सी 3 एलाइलिक होंगी। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर चलते हैं। तो देखो इधर इस बेंजीन वलय, इसको मैं छुपा रहा हूँ पहले, ये बेंजीन वलय रही। इस बेंजीन वलय के पार्श्व में बंधित पहला कार्बन रहा, ये रहा। इसका संकरण sp3 है। इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जब मैं हाइड्रोजन का निष्कासन करता हूं तो मेरे को ये क्या स्थिति प्राप्त होगी, बेंजालिक। कौन सी होगी, ये बेंजालिक होगी, ठीक, बेंजालिक पोजीशन। उसके बावजूद ये तो बेंजालिक हो गई ए। अब नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं अपन। इसको मैंने छुपा लिया, देखो ये बेंजीन वलय हो गई। इस बेंजीन वलय के पास में बंधित पहला कार्बन ये रहा, ये नोट किया अपन। इस बेंजीन वलय के पास में पार्श्व श्रृंखला ये सट रही, इसका पहला कार्बन ये रहा, ये नोट किया अपन ने, ठीक। ये स्थिति बन रही है कि शायद इसके अंदर ये बेंजीन वलय, इसके पास में बंधित पहला कार्बन, देखो बेंजीन वलय, इसके शाखा ये सट रही, इसके पास में बंधित पहला कार्बन ये रहा। ये बेंजीन वलय, इसके पास में बंधित पहला कार्बन ये रहा, ठीक। उसके बावजूद ये तो बेंजालिक वाली पोजीशन बन गई। जो द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा, द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा। तो ये एक वेनिस्ट कार्बन नहीं हो गई क्या, इधर से मैं काउंट करूंगा तो बेंजालिक और इधर से काउंट करूंगा तो एलाइलिक। तो ये दोनों की दोनों पोजीशन सी और डी ये क्या होंगी, बेंजालिक, सॉरी बी और सी ये क्या होंगी, बेंजालिक एज वेल एज एलाइलिक। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बी प्लस ए, बेंजालिक एज वेल एज एलाइलिक होंगी। ये भी बेंजालिक एज वेल एज एलाइलिक होगी। इधर मैं इस ओर चर्चा करता हूँ इस वाली पोजीशन पर। तो इधर देखना, इस वाली की मैं बात करूं तो ये द्विबंध, इस वाले पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। इसको मैंने छुपा लिया। देखो ये बेंजीन वलय रही, 3 बंध है, डीलोकलाइज्ड बंध है। इस बेंजीन वलय के पास में श्रृंखला एक ये रही। इस कार्बन का संकरण sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, इस कार्बन का sp3 संकरण है, ठीक। बेंजीन वलय के पास में बंधित पहला कार्बन, इसका संकरण sp3 है। तो ये कौन सी पोजीशन होगी, बेंजालिक पोजीशन होगी। इधर मैं बात करता हूं, देखो इधर ये बेंजीन वलय है, इसको मैं बेंजालिक देख लिए, बेंजीन वलय है, इसके पास में बंधित पहला कार्बन ये रहा, ठीक। तो ये बेंजालिक स्थिति को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि संकरण इसका sp3 है। यहाँ पर बंध कितने बन रहे हैं, यहाँ पर बंध 4 बन रहे हैं,
सॉरी बैलेंस पूरी कर दी मैंने। यहाँ पर देखो 2 बंध तो इससे बन गए और 2 इससे बन गए, हाइड्रोजन से 4 बंध बन गए। इसका संकरण भी क्या है, sp3 है। पार्श्व बंध पहला कार्बन है, बेंजीन बोलेंगे पार्श्व बंध पहला कार्बन है। इधर मैं देखता हूँ एलाइलिक पोजीशन बन रही है या नहीं बन रही। तो देखो द्विबंध से बंध अगला कार्बन ये रहा और ये उससे भी अगला कार्बन है। इट मींस ये वाली पोजीशन भी इधर से बेंजालिक ही होगी, बेंजालिक के साथ साथ एलाइलिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये है, ये उससे भी अगला कार्बन है। इस वजह से ये वाली पोजीशन भी कौन सी पोजीशन होगी, बेंजाइलिक पोजीशन होगी। ओके, इस में देखते हैं इस वाले के अंदर। तो देखो बेंजीन इधर द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन एक ये रहा, द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन एक ये रहा, इधर द्विबंध से बंधित नेक्स्ट कार्बन एक ये रहा। तो ये वाली पोजीशन ये दोनों की दोनों क्या होंगी, ये दोनों की दोनों ये होंगी, ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है। तो ये इसका संकरण भी sp3 है, इसका संकरण भी sp3 है। तो ये बोथ आर, ये वाली मैं इंडिकेट कर दूं a और b, ये दोनों की दोनों कैसी होंगी, एलाइलिक होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। बेंजाइलिक और एलाइलिक को अगर आपको पहचानना नहीं आया तो इट मींस आप NBS N-ब्रोमो सक्सिनामाइड की रिएक्शन नहीं करा सकते, NCS की रिएक्शन नहीं करा सकते। इधर Cl2 और सनलाइट की रिएक्शन, Cl2 और सनलाइट की रिएक्शन, Br2 और सनलाइट की रिएक्शंस कराते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक के लिए उसको नहीं करा सकते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेंजाइलिक और एलाइलिक का, आपको जरूर आना चाहिए। ओके, अपन नेक्स्ट इवेंट की ओर चलते हैं, वो है नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। IUPAC पद्धति के अंदर एल्किल हैलाइडों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। IUPAC और सामान्य दोनों प्रकार की पद्धतियों को अपन पढ़ेंगे। तो इधर देखना, जो सामान्य पद्धति होती है, सामान्य पद्धति के अंदर एल्किल हैलाइडों के नाम से ही जाना जाता है। सामान्य पद्धति जिसको बोलते हैं जनरल सिस्टम के अंदर इनको एल्किल हैलाइड ही बोलते हैं। एल्किल हैलाइड जैसे कि ये CH3 Cl है तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। इधर ये CH3 CH2 ये Cl है तो इसको बोलेंगे, सॉरी 2 कार्बन है, ये एथिल समूह है, इसको मैंने छुपा लिया, क्या है एथिल समूह है, इसको बोलेंगे एथाइल क्लोराइड। इधर मैं इसको लेता हूं, इस वाले को, तो ये वाला कौन सा समूह है, ये वाला इसका फ्री बैलेंस है यहाँ पर, ये वाला आइसोब्यूटिल समूह। ये कौन सा समूह है, आइसोब्यूटिल। यहाँ पर Br लगा दिया मैंने, तो ये होगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक, इसके बावजूद मैं अगला एक और लेता हूं उदाहरण, CH3 ये वाला ग्रुप कौन सा है, इधर ये वाला ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं अपन तृतीयक ब्यूटिल। क्या बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटिल। इसके अंदर मैं Br I लगा देता हूं तो इसका नाम क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल या टर्सरी ब्यूटिल। TER टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। आयोडाइड ये तो क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड होगा, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। तो इस प्रकार से अपन सामान्य पद्धति के अंदर इनको एल्किल हैलाइड के नाम से ही जानते हैं। तो पहले अपन एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं, उसके बावजूद जो भी हैलोजन एटम है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, उसका नाम लिख दिया जाता है। लेकिन IUPAC पद्धति के अंदर नामकरण करते हैं तो सबसे पहले अपन लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं
और कार्बन श्रृंखला का चयन करने के पश्चात उसमें यदि कोई मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो अंकन इस प्रकार से करते हैं कि मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम से न्यूनतम अंक प्राप्त हो, और अंकन को इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं कि शेष रहे जूनियर क्रियात्मक समूह या द्वितीयक क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापियों को न्यूनतम से न्यूनतम अंक मिले और लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो जाए। इसके बावजूद जो शेष बचे हुए प्रतिस्थापी हैं उन प्रतिस्थापियों का और जूनियर क्रियात्मक समूहों का अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर पूर्ण लग्न लगा दिया जाता है और मुख्य क्रियात्मक समूह जितने मुख्य क्रियात्मक समूह जो होता है उसका अनुलग्न लगा दिया जाता है। कार्बन श्रृंखला जितने कार्बन की बनती है उसको मूल शब्द के रूप में लिख दिया जाता है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि IUPAC पद्धति के अंदर इसका नामकरण कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ये ले लिया, ये OH लगा दिया यहाँ पर, ये द्विबंध, ये Br, यहाँ पर ये लगा देता हूं मैं NH2। ये कोई कंपाउंड लिया एल्किल हैलाइड, ये कोई कंपाउंड ले लिया मैंने, इसमें हैलोजन भी उपस्थित है, NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और OH समूह प्रेजेंट है। तो आपको इसमें नंबरिंग करने से पहले ये देखना है कि मेन जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो प्रिंसिपल चेंज जब सेलेक्ट करोगे उससे पहले आपको यहाँ पर क्रियात्मक समूह मुख्य देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नंबरिंग लेबलिंग कर देता हूँ। ये वाला क्रियात्मक समूह एक, तो ये वाला क्रियात्मक समूह है और ये द्विबंध वाला ये भी क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर 3 क्रियात्मक समूह है। इन 3 क्रियात्मक समूहों में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो मुख्य क्रियात्मक समूह अपन ने जो टेबल पढ़ी है सीनियरिटी लिस्ट की, तो उसके अंदर जो क्रियात्मक समूह टेबल में शीर्ष पर होते हैं, ऊपर होते हैं, वो मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं। जो नीचे आते हैं वो जूनियर क्रियात्मक समूह होते हैं। तो सबसे टॉप शीर्ष पर क्या होता है? सबसे टॉप पर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आते जाते हैं एनाइडाइड है, एस्टर है, एमाइड है, साइनाइड है, आइसाइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, थायोएल्कोहल है, एमीन है। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो एमीन है। इसमें से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह होगा यहाँ पर एल्कोहलिक, क्योंकि एल्कोहलिक समूह टेबल में ऊपर आता है और NH2 समूह बाद में आता है। तो ये तो क्या होगा? मुख्य क्रियात्मक समूह। इसका तो लगाएंगे अपन क्रियात्मक समूह, इसका तो लगाएंगे अपन अनुलग्न, और जो जूनियर क्रियात्मक समूह है उसका उन सभी का क्या लगाएंगे अपन? पूर्ण लग्न। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक 1 देंगे। उसके बाद नंबरिंग को प्रोसेस इस प्रकार से किया जाता है कि जूनियर क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी को न्यूनतम से न्यूनतम अंक मिले। तो देखो मैं नंबरिंग अगर 1 इसको दे दिया, 2 यहाँ पर देता हूं, तो यहाँ पर प्रतिस्थापी उपस्थित है। तो यहाँ पर इधर नंबरिंग 2 देता हूं, तो यहाँ पर क्या है? द्वितीय क्रियात्मक समूह है। तो नंबरिंग में इस प्रकार से प्रोसेस करते हैं कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ साथ द्वितीय क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है, द्वितीय क्रियात्मक समूह बोलते हैं द्विबंध त्रिबंध को, ठीक। तो ऐसी स्थिति के अंदर चाहे मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद इधर प्रतिस्थापियों को न्यूनतम से न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहा हो, उनको वरीयता नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह के पश्चात द्वितीय क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हुए कार्बन श्रृंखला को आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर इसको दे दिया, 2 यहाँ पर इसको नहीं देंगे, जूनियर क्रियात्मक समूह, ये द्वितीय क्रियात्मक समूह इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे, 4 इसको देंगे, 5 इसको, 6 इसको। अगर कोई बच्चा नंबरिंग इस प्रकार से करता है, ये करेक्ट नंबरिंग है। अगर कोई बच्चा इसको 1 नंबर देकर के 2 नंबर इसको देता है Br को, और 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको देता है और 6 इसको, 5 नंबर द्विबंध को देता है, तो ये रॉन्ग नंबरिंग होगी। ये करेक्ट, तो ये क्या होगी? ये करेक्ट प्रिंसिपल चेन होगी, ये करेक्ट नंबरिंग है। उसके बाद क्या है?
ये एमिनो समूह है, ये वाला कौन सा है? एमिनो समूह है। इसका प्रतिस्थापी एमिनो जो NH2 समूह है, इसका पोलर क्या होगा? एमिनो होगा। Br का पोलर ब्रोमो होगा। ठीक, तो नंबरिंग कर लिया अपन ने। अब इनका अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अपन नाम लिख देते हैं। तो इधर देखना, नाम किस प्रकार से लिखेंगे इनका। इसका एमिनो का ए पहले आएगा, ब्रोमो का बी बाद में आएगा। तो ये लिखेंगे इसमें पहले इसकी पोजीशन 4 एमिनो 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो। उसके बाद चेन कितने कार्बन की बन रही है? 6 कार्बन की। और कितनी है? कैसी चेन है? चक्रिक है, तो उसको बोलेंगे साइक्लो हेक्स। उसके बाद 2 नंबर का क्या रहा है? द्विबंध, तो 2 इन। इधर मुख्य क्रियात्मक समूह कितने पर है? 1 नंबर, तो 1 ये। और नाम क्या हो गया इसका? 4 एमिनो 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। इट इज करेक्ट नेम। ठीक, तो इस प्रकार से अपन नामकरण कर लेते हैं। ये मैंने एक कठिन सा एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर सभी नियम समाये थे। मैं वापस से थ्योरी बोलता हूँ उसकी, नंबरिंग की, इसकी आयुपेशी पद्धति में नामकरण की। किसी भी कार्बनिक यौगिक का आयुपेशी पद्धति में नामकरण करते समय सर्वप्रथम मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं, और मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हुए नंबरिंग को इस प्रकार से प्रोसीड किया जाता है कि जो द्वितीयक क्रियात्मक समूह है, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है, तो उसको न्यूनतम से न्यूनतम अंक प्राप्त हो। उसके पश्चात जूनियर क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापियों को न्यूनतम से न्यूनतम अंक प्राप्त हो और लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो जाए। ठीक, ये कार्बन श्रृंखला का अपन अन्य चयन कर लिया। तो उसके बाद आयुपेशी नाम लिखेंगे। तो जो शेष रहे जूनियर क्रियात्मक समूह हैं और प्रतिस्थापी हैं, उनको उनकी स्थिति लिख करके अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नाम लिख देते हैं। और मूल शब्द क्या है? जो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करिए, जितने भी कार्बन की है, 5 कार्बन की है तो पेंट, 6 कार्बन की है तो हेक्स, तो ये कहलाते हैं मूल शब्द। फिर हम मूल शब्द लिख देते हैं अंत में मुख्य क्रियात्मक समूह की स्थिति लिख करके अनुलग्न लिख दिया जाता। मैं फिर अब आयुपेशी पद्धति के लिए मैं टेबल बनवाता हूँ आपके लिए। तो उस टेबल को देखिए, उसमें सामान्य नाम भी होंगे, आयुपेशी नाम भी होंगे। देखो, आयुपेशी पद्धति में एल्किल हैलाइडों को हेलो एल्केन भी बोलते हैं जब ये संतृप्त होती हैं तब। संतृप्त एल्किल हैलाइडों को अपन हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। इधर देखिए, मैं यहाँ पर ये क्रम संख्या, सीरियल नंबर, यौगिक का नाम, यौगिक की संरचना, ठीक, और इसका ये आयुपेशी पद्धति में नाम, आयुपेशी नेम। ठीक, सामान्य नाम मैं बोल दूंगा, आपको खुद लिख लेना उसको। मैं टेबल बनवा रहा हूं आपके लिए। यहाँ पर ये जनरल नेम, रहने दो, जनरल नेम करा दिया आपके लिए, जनरल नेम को रहने दो। पहला नंबर CH3Cl, इसको मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन आयुपेशी पद्धति में इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। अगला ये CH3CH2Cl, Br लिख दिया मैंने यहाँ पर, या इसको C2H5 Br भी बोल सकते हैं। सामान्य नाम क्या होगा इसका? होगा एथाइल ब्रोमाइड, लेकिन आयुपेशी पद्धति में नाम होगा इसका ब्रोमोएथेन। थर्ड, ये CH3 CH2CH2Br, इसका होगा नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। सामान्य नाम क्या होगा? नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, लेकिन आयुपेशी नाम होगा इसका 1 ब्रोमो। देखो, इस पर 1 नंबर पर ब्रोमीन आ रही है, तो नाम होगा 1 ब्रोमो
प्रोपेन। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। यदि Br 2 पर आ जाए तो CH3 CHBr और ये CH3, नाम क्या होगा इसका? इसका सामान्य नाम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड होगा। या आइसो समूह Br को छुपा रखा है, ये आइसोप्रोपिल समूह। IUPAC नाम होगा इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3। इधर 5वें नंबर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसको देखना बहुत। ये Br, ये Br और ये Br, 3 Br लगा दिया अपन। इसका नाम क्या होगा? तो नंबरिंग करेंगे अपन, किधर से भी नंबरिंग कर लें 1 2 3। तो इधर देखना, यहां पर नंबरिंग कर दी अपन ने। तो यहाँ Br 3 है, तीनों Br है, तो अपन नाम क्या लिखेंगे? 1 पर Br है, 2 पर Br है, 3 पर Br है, तो इसका नाम होगा 1 2 3 ट्राई। ब्रोमीन 3 है तो ब्रोमो। कितने कार्बन की चेन बननी है? 3 की, और तीनों चेन के कार्बन कैसे संतप्त? तो प्रो, और हम लोग क्या लाएंगे? एन, प्रोपेन। तो 1 2 3 ट्राई ब्रोमो प्रोपेन। अगर मैं इसी में एग्जांपल ये ले लेता हूं, ये CH2, ये CH और ये CH2, एक जगह यहाँ पर Br, इस जगह पर Cl, ठीक, और इस जगह पर ये NH2। तो अब देखो नंबरिंग इधर से करें, इधर से करेंगे तो Br आ रहा है 1 पर प्रतिस्थापी, इधर से करेंगे तो 1 पर प्रतिस्थापी Br आ रहा है। लेकिन 2 नंबर पर क्या जोड़ दिया अपन ने? NH2 जोड़ दिया। ये तो इधर से भी करेंगे तब भी नंबरिंग 2 पे आएगा, इधर से भी करेंगे तब भी नंबरिंग 2 पर आएगा। तो नंबरिंग किससे प्रोसीड की जाए? कि जब 2 प्रतिस्थापियों को नंबरिंग मिल रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्व में आ रहा है, दोनों प्रतिस्थापियों को सेम नंबरिंग मिल रही है और मुक्त क्रियात्मक समूह को भी सेम नंबरिंग मिल रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्व में आएगा उसको नंबरिंग 1 दी जाएगी। तो इसको और 3, इसको नाम क्या होगा इसका? इसमें ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह गोले के अंदर बंद किया है मैंने, ये जूनियर क्रियात्मक, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी। इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो, इधर ये 3 क्लोरो प्रोपेन, और 2 पर क्या है? एमीन। तो प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, ठीक। अपन नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। इसके अंदर सभी ने समझ लिया होगा ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं अपन, 1 2 एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद फिर अपन कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति पर आएंगे। सातवें नंबर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इधर ये साइक्लिक सिस्टम पर चलता हूं मैं। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये Br, ये Cl, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, और यहां पर ये लगा दिया ग्रुप मैंने CHO। CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो मुक्त क्रियात्मक समूह क्या पर क्या होगा? एल्डिहाइड, ठीक। नंबरिंग कर दूंगा यहाँ पर। तो 1 नंबर किसको दूंगा मैं? एल्डिहाइड को। मुक्त क्रियात्मक समूह एक तो ये है, और उसके बाद द्वितीयक क्रियात्मक समूह ये है, ठीक। तो मैंने नंबरिंग किसको दूंगा? 1 नंबर किसको दूंगा? वही जो मुक्त क्रियात्मक समूह है, ये बात। तो इधर देखना, इसको नंबरिंग 1 दे दिया। अब 2 नंबर पर देखो 2 प्रतिस्थापी हैं, और 2 नंबर पर यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी नहीं है। फिर इधर से 3 नंबर, ये 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पर 1 नंबर इसको दे दिया, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको और 6 इसको। 1 नंबरिंग के ऊपर नहीं एक ही। लेकिन इसी कंपाउंड में
मैं यहाँ पर इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं, ये CHO, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, ये Br और ये Cl। और एक नंबरिंग कोई बच्चा इस प्रकार से करता है, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको और 4 इसको, 5 इसको और 6 इसको। नंबरिंग दोनों की है। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह उसको तो 1 दिया है दोनों में नंबरिंग। लेकिन यहाँ पर देखना, जो यहाँ पर प्रतिस्थापी हैं उनको यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है, जबकि यहाँ पर प्रतिस्थापियों को 6 नंबरिंग दिया गया है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो उसके बावजूद अपन ने को जो न्यूनतम वरीयता देंगे मुख्य क्रियात्मक समूह के जस्ट बाद जो द्वितीय क्रियात्मक समूह आता है, द्विबंध या त्रिबंध आता है, उसको देनी होती है न्यूनतम। मुख्य क्रियात्मक समूह के जस्ट बाद न्यूनतम जो वरीयता देंगे अपन, चोरी उसके जस्ट बाद वरीयता देंगे अपन द्वितीय द्विबंध या त्रिबंध वाले जो क्रियात्मक समूह जिनको बोलते हैं द्वितीय क्रियात्मक समूह। अपन प्रतिस्थापी को वरीयता बाद में देंगे। तो ये वाली नंबरिंग गलत होगी अपनी, नंबरिंग ये करेक्ट है। तो अपन नाम लिखेंगे कैसे, प्रतिस्थापी यहाँ पर Br है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर क्या है, मिथाइल है। तो मिथाइल का M, ब्रोमो का B, क्लोरो का C। तो पहले कौन आता है, क्या आएगा B, तो क्या नाम होगा 6 ब्रोमो, उसके बाद C, 6 ब्रोमो 6 क्लोरो, ठीक, 3 मेथिल। कार्बन की चेन कितने की बनना है, ये 6 की साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लो हेक्स, ठीक। 3 नंबर पर द्विबंध है साइक्लो हेक्स 3इन। उसके बाद 1 पर क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह 1। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ये रहा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का पूर्णलग्न एल्डो या फॉर्मिल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अनुलग्न क्या होगा, एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है, एक तो होता है एल और एक होता है कार्ब एल्डिहाइड। तो अब किस स्थिति में तो एल्डिहाइड का अनुलग्न अपन एल लगाएं और किस स्थिति के अंदर कार्ब एल्डिहाइड लगाएं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जब एल्डिहाइडिक समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर, जब एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर सम्मिलित किया जा रहा है, चेन के अंदर सम्मिलित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका अनुलग्न केवल एल लगाते हैं। लेकिन जब कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह कोई सा भी हो, जैसे कि एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, साइनाइड है, ठीक, एस्टर है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला के अंदर सम्मिलित नहीं किया जा रहा, देखो इसके अंदर कार्बन है लेकिन इसके अंदर इस कार्बन को नंबरिंग अपन ने 1 नहीं दिया, कार्बन श्रृंखला के अंदर सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन अनुलग्न जो टेबल में दे रखे हैं वो नहीं लगाते हैं। उनका अनुलग्न क्या लगाएंगे, मैं बता रहा हूँ, वो लगाते हैं, इसका अनुलग्न कार्ब एल्डिहाइड लगाते हैं। जब इसको कार्बन श्रृंखला के अंदर सम्मिलित करते तब इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं अपन, इसका अनुलग्न एल लगाते। तो इसका इस टाइम पर इसका अनुलग्न अपन एल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कार्ब एल्डिहाइड। ओके, कोई दिक्कत किसी को, तो इस प्रकार से मैंने इसका नामकरण आपको क्लियर कर दिया है काफी हद तक। और 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं यहाँ पर। ये CCl3, इसका सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म है, लेकिन IUPAC नाम क्या होगा इसका, IUPAC नाम होगा ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है, और ये क्या होगा, मेथेन। उसके बाद 9वें नंबर पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये CCl3, ये CHO, इसको बोलते हैं अपन, सामान्य नाम है इसका क्लोरल, इसी पार्ट में आएगा क्लोरल, इसका सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म।
ठीक। इसका सामान्य नाम क्लोरल, लेकिन IUPAC नाम क्या होगा? यहाँ पर 3 क्लोरीन है, इसको मैं खोल करके लिखता हूँ। तो ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये CHO। तो यहाँ पर ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह है CHO। ये Cl, Cl क्या है? प्रतिस्थापी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। तो इधर 1 नंबर इसको, 2 इसको। अब क्लोरीन क्या है? प्रतिस्थापी है। तो नाम क्या हो जाए इसका? 2 IUPAC नाम क्लोरल का 2 ट्राइक्लोरो। 3 क्लोरीन है ना, कितने कार्बन की चेन बननी है? 2 कार्बन की। तो एथेन। अब इसका अनुलग्न देखो, नंबर 1 पर एल आ रहा है, तो एथेन बन एल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह इसमें और इसमें फर्क नजर आ गया होगा आपको। यहाँ पर एक कार्बन श्रृंखला के अंदर सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, इस वजह से कार्बन एल्डिहाइड अनुलग्न लगाया है। यहाँ पर इसको कार्बन श्रृंखला के अंदर सम्मिलित कर रहे हैं, इस वजह से इसका अनुलग्न क्या लगाएंगे अपन? एल। तो एथेन बन एल लिख सकते हैं इसको, या अपन इसको एथेनेल लिख सकते हैं। दोनों ही नाम सही होंगे। तो इसका कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लोरल का IUPAC नाम क्या होगा। तो क्लोरल का IUPAC नाम क्या होता है कि 2 ट्राइक्लोरो एथेन, एथेनेल या एथेन बन एल। बन की लगाने की आवश्यकता नहीं, 2 कार्बन नीचे है इसमें। ठीक। उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, कुछ एरोमेटिक के ले लेता हूँ मैं आपके लिए। इधर देखो, एरोमेटिक के एग्जांपल लेता हूं। इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन सामान्य नाम भी और IUPAC नाम दोनों ही इसके नाम क्या होंगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक। उसके बाद 11वें नंबर पर एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। IUPAC नाम की बात करूं तो इसका IUPAC नाम क्या होगा कि 1 नंबरिंग यहाँ पर 2 इसको, 3 इसको, 4 5 और ये 6। ये Cl क्या है? प्रतिस्थापी। तो इसका IUPAC नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ये इसका IUPAC नाम होगा। लेकिन सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम होगा इसका ऑर्थो। यहाँ पर ये तो बेंजीन वलय में बेंजीन वलय के अंदर अपन ऑर्थो मेटा पैरा देखते हैं, इसके बारे में और चर्चा करता हूं मैं आपसे। 1 मिनट का टाइम लूंगा कि बेंजीन वलय ये बना दी मैंने यहाँ पर। इस बेंजीन वलय के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी स्थिति ऑर्थो होगी, कौन सी मेटा होगी, कौन सी पैरा होगी, तो आप बता सकते हो क्या? इसके अंदर बेंजीन वलय के अंदर जो 6 कार्बन है वो 6 कार्बन 6 कार्बन है। इसके अंदर 6 कार्बन आइडेंटिकल है, बिल्कुल हुबहू है। इसके अंदर अपन ऑर्थो मेटा पैरा कुछ भी नहीं कह सकते। तो बात ये आती है कि ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड किससे करते हैं? अब यदि मैं यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, जेड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये कोई क्रियात्मक समूह हो सकता है, ये कोई प्रतिस्थापी होता है। ये जेड ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के सापेक्ष जो इसकी स्थितियां होंगी वो स्थितियां ऑर्थो मेटा पैरा होंगी। लेकिन बेंजीन वलय के अंदर, केवल सिंगल बेंजीन वलय के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर ऑर्थो मेटा पैरा बताओ, तो अपन नहीं बता सकते। तो इसलिए बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय में कोई ग्रुप जेड लगा दिया, ये ग्रुप होता है एक्सो पर। इसकी स्थिति को बोलते हैं अपन एक्सो। अगर एक्सो के सापेक्ष, अगर एक्सो को मैं नंबरिंग नहीं देता हूं और मैं नंबरिंग, अगर एक्सो को नंबरिंग देता हूं, एक्सो को 1 नंबरिंग दिया, 2 नंबर इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको। एक्सो के सापेक्ष, एक्सो के रेस्पेक्ट में ये 2 और 6 पोजीशन ये तो कहलाती हैं ऑर्थो, बोथ आर ऑर्थो। 2 और 6 ये कहलाएंगे ऑर्थो। एक्सो के सापेक्ष 3 और 5 पोजीशन है, ये कहलाती हैं मेटा एक्सो के सापेक्ष। और एक्सो के सापेक्ष 4th पोजीशन है, ये कहलाती है पैरा। और से सुनना, बेंजीन वलय के अंदर कोई भी स्थिति ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होती, ठीक।
जब तक उसके रेस्पेक्ट में कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। जब इसके सापेक्ष कोई ग्रुप लगा होता है तो इसको मानते हैं अपन एप्सो पर। एप्सो के रेस्पेक्ट में ये वाली 2 और 6 पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, 3 और 5 पोजीशन में कहलाती है मेटा, और ये 4th पोजीशन ये कहलाती है पैरा। आई थिंक समझ में आया होगा आपके। तो यहाँ पर इसको मैं एप्सो दोनों की दोनों CL आइडेंटिकल है। यदि मैं इसको एप्सो पर मानूं तो एप्सो के रेस्पेक्ट में 2 नंबर पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो। इसी वजह से इसका सामान्य नाम क्या होगा, इसका सामान्य नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरो। 2 क्लोरीन है ना, एप्सो के सापेक्ष ये ऑर्थो, इसको एप्सो मानूं तो एप्सो के सापेक्ष ये ऑर्थो, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये इसका सामान्य नाम होगा। ऑर्थो को O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नाम के दौरान, मेटा को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पैरा को स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑर्थो मेटा पैरा को रिप्रेजेंट कर देते हैं O से m से, स्मॉल m से, स्मॉल o से और स्मॉल p से। तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। IUPAC नाम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो कभी भी ऑर्थो मेटा पैरा शब्द ये हैं, वर्ड हैं, ये सामान्य नाम के अंदर नहीं दिए जाते, IUPAC नाम के अंदर नहीं दिए जाते हैं, सामान्य नाम के अंदर इसकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका 5 नंबर का। ये इधर Br और ये Br। सामान्य नाम क्या होगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। सामान्य नाम बताऊंगा बाद में, पहले मैं IUPAC नाम देखता हूं। तो IUPAC नाम होगा इसका 1,3 डाइब्रोमो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। लेकिन इसके IUPAC नाम की बात करूं तो IUPAC नाम क्या होगा इसका, देखो इधर इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका IUPAC एक तो यहाँ पर इसको एप्सो पर मानूं तो ये मेटा होगा, इसको एप्सो पर मानता हूं तो ये मेटा होगा। तो यहाँ पर ये मेटा के लिए अपन स्मॉल m प्रयुक्त कर दिया। यदि मैं इसको एप्सो पर मानता हूं तो ये मेटा, यदि मैं इसको एप्सो पर मानता हूं तो ये मेटा, ठीक है ना। तो इसका नाम होगा, दोनों Br समान है, तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ये इसका सामान्य नाम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। ये यहां पर बेंजीन वाला लगा दी अपन ने, बना दी। इसके सापेक्ष मैंने ये OH जोड़ दिया, ये NO2 जोड़ दिया। तो अब बात ये आती है कि किसको और एप्सो पर मानूं और किसको मैं ऑर्थो पर मानूं। तो सामान्य नाम और IUPAC नाम दोनों नाम पढ़ेंगे अपन। जब इस NO2 को मैं छुपाता हूं तो इसका नाम होता है फिनोल। जब बेंजीन वलय पर OH ग्रुप जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है फिनोल। NO2 समूह को मैंने छुपा दिया है। अब इसके बाद जब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये ग्रुप जोड़ दिया NO2, तो मैं IUPAC नाम रखूंगा तो फिनोल का IUPAC नाम फिनोल ही होता है। सामान्य नाम भी फिनोल का फिनोल ही, IUPAC नाम भी फिनोल ही। तो ये तो हो गया फिनोल। ये NO2 समूह कौन सी पर है, 2 पर है। तो 1 नंबर यहाँ पर इसको देंगे क्योंकि यहाँ पर एक NO-OH समूह क्रियात्मक समूह है, OH क्रियात्मक समूह है यहाँ पर, और NO2 समूह है ये प्रतिस्थापी है। ठीक, तो 2 नंबर इसको दिया, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको। तो इसका नाम होगा 2 नाइट्रो IUPAC नाम 2 नाइट्रो फिनोल, 2 नाइट्रो फिनोल। लेकिन इसका जो सामान्य नाम होगा वो क्या होगा, तो इसमें OH को एप्सो पर मानूं या NO2 को एप्सो पर मानूं। तो आप याद रखना, इसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है वो तो होता है एप्सो पर। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH है, ये होगा एप्सो पर। जो प्रतिस्थापी है वो माने जाते हैं ऑर्थो मेटा पैरा पर। तो यहाँ पर OH ग्रुप तो एप्सो पर हो गया, तो ये एप्सो पर ये है तो इसका नाम फिनोल है। देन NO2 ऑर्थो पर है तो इसका नाम क्या होगा,
इसका नाम होगा ऑर्थो, ये ओ, NO2 को नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ये इसका सामान्य नाम होगा। यदि NO2 समूह पैरा पर होता तो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता, NO2 समूह मेटा पर होता तो इसका नाम होता मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, आई थिंक समझ में आ गई होगी आपके में। नेक्स्ट मैं आपके लिए कुछ एक एग्जांपल देता हूं जिनके कि आपको IUPAC नाम लिखना। तो देखिए नीचे दिए गए कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। मैं कुछ कार्बनिक यौगिक देता हूं, उसके आपको IUPAC नाम लिखना। पहला, नीचे दिए कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम लिखिए। पहला CCl4, दूसरा CH3, CH, Cl, CHBr और ये CH3। तीसरा ये CH3, ये ClBr, ये Br और ये CH3। और चौथा CCl3, OH, CH3 और ये CH3। आपको ये 4 IUPAC नाम दिए हुए हैं, इसके चारों के IUPAC नाम आपको लिखने दें। अपन कल की क्लास में 4 IUPAC नामों को के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, ये आपके लिए 4 IUPAC नाम है दे रखे, आपको नोट करने हैं और उसके बाद कल की क्लास में से अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन हैलोजन बॉन्ड की नेचर क्या होगी? जो कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति पर अपन चर्चा करते हैं कि कार्बन जो हैलोजन बंध है वो किस प्रकार का बंध होगा। तो इधर देखना, इस एल्किल हैलाइड के अंदर मैंने यहां पर ले लिया RCH2X, ये है एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड के अंदर कार्बन हैलोजन बंध प्रेजेंट है। इस एल्किल हैलाइड में कार्बन की विद्युत ऋणता और हैलोजन की विद्युत ऋणता दोनों में अंतर है। ऑब्वियसली हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन C। कार्बन की तुलना में हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। मैं विद्युत ऋणता का ऑर्डर भी लिख देता हूं कि किसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है। पॉलिंग स्केल पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 होती है। उसके बाद क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.5 होती है। ब्रोमीन की विद्युत ऋणता है वो 3 होती है और आयोडीन की विद्युत ऋणता है वो 2.8। ठीक, ये पॉलिंग स्केल पर इसकी विद्युत ऋणता 2.8 2.7 के समथिंग होती है। और कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो 2.1, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता भी 2.1 होती है। तो यहां पर कार्बन की विद्युत ऋणता 2.1 है और जो हैलोजन है उनकी विद्युत ऋणता, फ्लोरीन है तो 4 होगी, क्लोरीन है तो 3.5 होगी, ब्रोमीन है तो 3 होगी, आयोडीन है तो 2.8 या 2.7 पॉलिंग स्केल पर। तो जिसकी विद्युत ऋणता उच्च होती है तो उस
पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि वो साजिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है कि साजिक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ही अपन क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। तो यहाँ पर हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होगी। तो ये जिनकी विद्युतता अधिक है तो यहाँ पर इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हैलोजन ले जाएगी, तो इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज, इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन हैलोजन बंध, ये बंध के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कौन ले जाएगा? हैलोजन ले जाएगा। हैलोजन की ओर चले जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी वजह से कार्बन हैलोजन बंध कैसा होता है? ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक, ध्रुवीय प्रवृत्ति का होने के कारण इसमें ध्रुवीय लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये वाला बंध सहसंयोग है, लेकिन ध्रुवीय सहसंयोग बंध होगा। तो एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति कैसी होती है? ये होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तब बनता है जब दो परमाणु की विद्युतता में अंतर होता है। तो हैलोजन की विद्युतता अधिक होती है और कार्बन की विद्युतता कम होती है, इसी वजह से इसके अंदर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध देखने को मिलता है। मैं अब इसकी पोलरिटी की बात करूं तो किसकी पोलरिटी ज्यादा होगी? बंध की पोलरिटी की बात करूं तो किस बंध में पोलरिटी ज्यादा होगी? तो जिस बंध के अंदर विद्युत ऋणता का अंतर जितना अधिक होगा उसकी पोलरिटी उतनी ही अधिक होती है। ठीक, तो CF बंध पोलरिटी ज्यादा होगी, CCl बंध की पोलरिटी उससे कम होगी, CBr बंध की पोलरिटी उससे कम होगी और CI बंध की पोलरिटी सबसे कम होगी। ठीक, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे CH3 Cl, इसकी आणविक संरचना के बारे में। देखो CH3 Cl की आणविक संरचना, तो इसमें मिथाइल क्लोराइड है, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। सामान्य नाम है इसका क्लोरोमेथेन, आयुर्वेदी नाम क्लोरोमेथेन, और सामान्य नाम है इसका मेथिल क्लोराइड। इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन है, इस कार्बन का संगठन क्या है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन का। जब केंद्रीय परमाणु कार्बन से 4 बंध बने हुए हैं, जब 4 बंध बने हुए हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर ये चारों बंध इस प्रकार से होंगे, ये H, ये H, ये H और ये CH। तो शेप क्या होगी इसकी? इसकी शेप इस टाइम पर ये बन रही है टेट्राहेड्रल शेप, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। ये अब इसकी आणविक कक्षीय संरचना के बारे में चर्चा करता हूं। तो ये वाला जो है ये केंद्रीय परमाणु कार्बन sp3 संकृत है। तो इसके अंदर पास कार्बन के पास 4 sp3 संकृत कक्षक होंगे। इस कार्बन के पास ये 4 sp3 संकृत कक्षक रहे, 4 sp3 संकृत कक्षक। इन 4 sp3 संकृत कक्षकों में ये वाला जो से इन 4 sp3 संकृत कक्षक है, ये sp3 संकृत कक्षक है, ये भी sp3 संकृत कक्षक है, ये भी sp3 संकृत कक्षक है और ये भी क्या है? sp3 संकृत कक्षक कार्बन का। इन 4 sp3 संकृत कक्षकों में से 3 sp3 संकृत कक्षकों से हाइड्रोजन का s कक्षक ये अतिव्यापन कर रहा है, s कक्षक अतिव्यापन कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इस sp3 s ओवरलैपिंग हो जाती है इनके बीच में, sp3 s ओवरलैपिंग अतिव्यापन।
इससे 3 कार्बन हाइड्रोजन बंद बन जाते हैं sp3s ओवरलैपिंग से, इस प्रकार से H s ऑर्बिटल, ये H, ये s ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल ये बचा हुआ है। इस ऑर्बिटल से जो क्लोरीन है वो क्लोरीन का pz कक्षक 3pz कक्षक है, वो इससे sp3 p ओवरलैपिंग करता है और ये इसका ये बंध बनता है, ये pz ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार से sp3 p ओवरलैपिंग से ये कार्बन क्लोरीन बंध बन जाता है। ये इस प्रकार CH3Cl की आणविक कक्षीय संरचना होती है। इसमें 3 कार्बन हाइड्रोजन बंध sp3s ओवरलैपिंग से बनते हैं और कार्बन क्लोरीन बंध sp3p ओवरलैपिंग से बनता है।